Welcome to Reliable Analysis. I am Dr. Ashok Kumar, going to explain a directory rules France. जैकोबिन शासन से फ्रांस के लोग पूरी तरह से उब चुके थे। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के लीडरशिप में जैकोबिन पार्टी के शासन के दौरान पूरे फ्रांस में खून की नदियां बहा दी गई। फ्रांस की धरती इनोसेंट लोगों के खून से लाल हो गई। पूरे फ्रांस में अराजकता व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी को भी पकड़ करके, चाहे वो जीरोनिस्ट पार्टी का व्यक्ति हो या नवल हो, क्लर्जीमैन हो या खुद जैकोबिन पार्टी का ही क्यों नहीं हो, अगर रॉबस्पियर से सहमत नहीं है तो उसे गिलोटिन की सजा दे दी गई। और इस तरह से मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर की तानाशाही से फ्रांस के लोग काफी आजिज आ चुके थे। अब फ्रांस के लोग एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जिसमें इस प्रकार का जुल्म और अत्याचार नहीं हो। दूसरी तरफ रॉबस्पियर की को गिलोटिन की सजा दिए जाने के बाद जब जैकोबिन पार्टी का शासन समाप्त हुआ तो इसका फायदा प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास ने उठाया। स्मरण कीजिए, ये प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास यानी अपर मिडिल क्लास यानी मालदार मिडिल क्लास जो था फ्रांस का, जिसके अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपति, एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, जिनके पास पैसा था, इन लोगों ने 1791 में भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था और नेशनल असेंबली में ज्यादा संख्या इन्हीं लोगों की थी। जैकोबिन पार्टी का जब फॉल हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के गिलोटिन पर चढ़ने के बाद, तो फिर से इस प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास ने यानी अपर मिडिल क्लास ने शासन के ऊपर कब्जा कर लिया। अब एक नया टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस के लिए लागू किया गया। इसमें क्या सिस्टम हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव का निर्माण किया गया। एग्जीक्यूटिव के 5 मेंबर्स थे। ये 5 मेंबर्स को डायरेक्टर्स कहा जाता था और ये 5 मेंबर मिलकर के शासन करते थे। ये 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव का शासन अब फ्रांस पर था। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी कि भविष्य में कोई व्यक्ति मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैसा परम शक्तिशाली नहीं हो जाए, कोई तानाशाह नहीं हो जाए। इसलिए एक व्यक्ति के बजाय फ्रांस की शासन सत्ता 5 लोगों के एग्जीक्यूटिव को दे दिया गया और ये पांचों जो मेंबर थे वो डायरेक्टर्स कहलाते थे। पांचों डायरेक्टर में से एक हेड बनता था और इसके बाद उसका टर्न जब समाप्त होता था 1 महीने के बाद दूसरा कोई हेड बनता था। लेकिन डायरेक्टरी के शासन काल में कोई मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर जैसा तानाशाह तो नहीं हुआ, ये तो सही बात है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आ सकी क्योंकि जिस भी डायरेक्टर का शासन आता था उसका एक ही ख्याल रहता था कि जितना हो सके कुछ ही समय में लूट खाना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो गद्दी चली जाएगी, फिर दूसरा डायरेक्टर आ जाएगा। तो डायरेक्टर जो 5 थे, एग्जीक्यूटिव के 5 डायरेक्टर्स, दूसरा की 2 चैम्बर वाली लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण किया गया। डायरेक्टर्स के ऊपर यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टरी कहा जाता था। डायरेक्टरी को कंट्रोल करने के लिए बाइकैमरल यानी 2 चैम्बर वाला लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया।
ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर के डायरेक्टरी के ऊपर यानी एग्जीक्यूटिव के ऊपर यानी 5 डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल रखेगी। लेकिन व्यवहार में इसका क्या होता था? व्यवहार में यह होता था कि डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर आपस में लड़ते रहते थे, हमेशा झगड़े में ही बीतता था। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के पास डायरेक्टर को हटाने का पावर था, तो इस कारण से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हमेशा डायरेक्टर्स को हटाने के चक्कर में लगे रहते थे। और इस तरह से फ्रांस में राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच सीजेज इट्स पावर, और इसके अंतर्गत 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई, और इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा एक डायरेक्टरी का अपॉइंटमेंट होता था। तो जैसा कि आपको बतलाए कि डायरेक्टरी के शासनकाल में तानाशाही की स्थापना तो नहीं हुई, यह तो सही बात है, लेकिन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की स्थिति रही, भ्रष्टाचार की स्थिति रही। इस समय फ्रांस में क्या हो रहा था? तो फ्रांस में इकोनॉमिक कंडीशन काफी खराब था। नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज काफी बढ़ चुका था। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति की दर काफी बढ़ गई थी। जहां तक मकसद था डायरेक्टरी का कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टैब्लिश होगा, लेकिन था उसका उल्टा। एक तो डायरेक्टर आपस में लड़ते थे, दूसरा डायरेक्टरी के लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर से लड़ते थे, यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मकसद था राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न करना, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। देश के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा था, यानी इकोनॉमिक कंडीशन में किसी प्रकार का कोई सुधार होने की कोई संभावना नहीं थी। और डायरेक्टरी के लोग चूंकि भ्रष्ट थे, शासन में जहां तहां विरोध प्रदर्शन होता रहता था, जहां तहां लोग देश के यानी फ्रांस के विभिन्न भागों में लोग डायरेक्टरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते थे। इन विद्रोहों को कुचलने के लिए डायरेक्टरी के लोग सेना का उपयोग करते थे। बार बार विद्रोहों को कुचलने के लिए सेना के उपयोग का स्वाभाविक परिणाम क्या होगा? सेना का हौसला, सेना की शक्ति, सेना की प्रतिष्ठा, सेना की महत्ता बढ़ गई। और सेना का बार बार जब प्रयोग किया गया, सेना का महत्व जब बढ़ गया, सेना के हाथों में काफी शक्ति आ गई, सेना के मुंह में जब खून का स्वाद लग गया, तो सेना ने क्या काम किया? सेना ने यह काम किया कि सेना के इस समय अध्यक्ष थे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी को भंग कर दिया और फ्रांस की शासन सत्ता खुद अपने हाथों में ले ली। उसने एग्जीक्यूटिव का हेड अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट घोषित कर दिया, यानी डायरेक्टरी की शासन व्यवस्था का अंत कर दिया, और नेपोलियन ने शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस अवसर पर नेपोलियन ने कहा था कि मैंने फ्रांस के ताज को यानी क्राउन ऑफ फ्रांस, आई फाउंड द क्राउन ऑफ फ्रांस इन डस्ट। नेपोलियन ने कहा था मैंने फ्रांस के ताज को धूल में पड़ा देखा था और तलवार की नोक से उठाकर उसे अपने सिर पर रख लिया। यूपीएससी में यह क्वेश्चन आता है, आप ये सेम क्वेश्चन आपको आएगा। इसको लिखा जाता है ये इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद एक्सप्लेन इट। नेपोलियन का ये स्टेटमेंट है, इसको लिख करके फिर आपको आता है कि एक्सप्लेन इट। तो इसका एक्सप्लेनेशन में आपको डायरेक्टरी का शासन का जितना बैड इफेक्ट्स था, डिफेक्ट्स था, वो वर्णन करना पड़ेगा।
कि डायरेक्टरी के शासनकाल में किस प्रकार से इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ गई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, नेशनल डेट यानी राष्ट्रीय कर्ज बढ़ गया, इन्फ्लेशन काफी, मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई। यह सब चीज का वर्णन करना पड़ेगा। किस प्रकार से डायरेक्टर्स किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे। सभी डायरेक्टर्स घूसखोर थे और इस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो है बोलबाला था पूरे फ्रांस में डायरेक्टरी के शासनकाल में। और इस स्थिति को जनता देख रही थी और नतीजा हुआ कि सेना को अंतोगत्वा हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के शासन को भंग कर दिया और शासन अपने हाथों में ले ली। यानी इट वाज अ टाइप ऑफ मिलिट्री कू अगेंस्ट द इनस्टेबिलिटी, अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ फ्रांस। एक मिलिट्री कू हुआ जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गया। उसने अपने आप को फर्स्ट कॉन्सुलेट घोषित कर दिया। तो इस तरह से डायरेक्टरी के शासन का आपने देखा कि अंत हो गया। डायरेक्टरी का शासन नवंबर 1795 में शुरू हुआ था। नवंबर 1795 ईस्वी में डायरेक्टरी का शासन का प्रारंभ हुआ था और 4 वर्षों के बाद नवंबर 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी के शासन का अंत हो गया। नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासनकाल को भंग कर दिया और शासन अपने हाथों में ले ली। नेपोलियन ने इसके बाद क्या किया, ये अध्ययन करने से पहले हम लोगों को कुछ अदर टॉपिक्स का स्टडी करना है और उसके अंतर्गत है कि रोल ऑफ वीमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो वीमेन किसी भी समाज का 50% पार्ट होती है। वीमेन को अर्धांगिनी कहा जाता है। कंट्री की भी 50% होती है। किसी भी समाज में 50% कंपोजिशन वीमेन का होता है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज हिस्टोरिक इवेंट। तो सवाल उठता है कि वीमेन का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। वी हैव टू डिस्कस हियर। तो टॉपिक है कि डिड वीमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, यानी वीमेन का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो वीमेन के ऊपर जब जब बारी आती है, हिस्ट्री में देखा गया है कि जब जब वीमेन को परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा है, तब तब वीमेन ने अपनी उपयोगिता, अपने पोटेंशियल को साबित किया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय वीमेन के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व आ गया, क्योंकि जो पुरुष थे वे रिवॉल्यूशनरी वार फ्रंट्स पर चले गए। रिवॉल्यूशनरी वॉर के क्रम में फ्रांस का यूरोप के विभिन्न देशों के साथ युद्ध चल रहा था। फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज का यूरोप के विभिन्न देशों के राजाओं और यूरोप के एरिस्टोक्रेसी के साथ वॉर चल रहा था। एरिस्टोक्रेसी यानी क्लर्जीमैन और नॉबल्स के साथ वॉर था और इस कारण से फ्रांस के पुरुषों ने रोल प्ले किया। वे वॉलेंटियर के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट वॉर फ्रंट पर लड़ने के लिए चले गए। अब घर में परिवार चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये काम स्त्रियों के ऊपर हो गया। तो स्त्रियों ने इसको बखूबी निभाया। स्त्रियों ने घर को संभाला, घर के लिए पैसे कमाए और बच्चों का पालन पोषण भी स्त्रियों ने किया। और इतना करके स्त्रियों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में निश्चित तौर पर हेल्प किया, क्योंकि अगर स्त्रियां अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो पाती तो पुरुषों को घरेलू दायित्व के चलते वॉर फ्रंट्स पर जाने में सहूलियत नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त वीमेन ने जो है
रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने का काम किया, जिससे कि विमेन के लिए डिफरेंट टाइप्स के फैसिलिटीज क्रिएट किए जाए। जो अधिकार पुरुषों को दिया जाता है वो अधिकार औरतों को भी दिया जाए। राइट टू वोट पुरुषों को अगर दिया गया है, जो एडल्ट मेल है, तो उतना एडल्ट फीमेल को भी दिया जाना चाहिए। इसके लिए विमेन ने रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। पुरुष को उस समय वेजेज यानी मजदूरी ज्यादा मिलती थी, वही सेम काम करने के लिए विमेन को कम मजदूरी मिलती थी। विमेन ने पॉलिटिकल क्लब्स का निर्माण किया पुरुषों के समान। विमेन ने न्यूज़पेपर्स स्टार्ट किया, मैगजीन स्टार्ट किया और जन जागृति, लोगों में पब्लिक कॉन्शियसनेस क्रिएट करना प्रारंभ किया और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का प्रयास किया कि एक ही काम के लिए जब पुरुष को जितना वेजेज मिलता है, मजदूरी मिलती है, उतना औरतों को भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से विमेन के कंडीशन में इंप्रूवमेंट के लिए विमेन ने मूवमेंट करके रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने का काम किया। जैसा कि आपको बतलाया कि रिवॉल्यूशनरी वॉर्स यानी फ्रांस का जब यूरोप के विभिन्न देशों के साथ लड़ाई चल रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद फ्रांस की रिवॉल्यूशनरी सरकार ने ऑस्ट्रिया, प्रसा इत्यादि देशों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, क्योंकि ये देश फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी अरेंजमेंट को पसंद नहीं करते थे और फ्रांस के रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरी अरेंजमेंट को नष्ट करना चाहते थे। और इस तरह से फ्रांस इस समय यूरोप के विभिन्न देशों से लड़ रहा था। तो पुरुष वार फ्रंट्स पर लड़ाई कर रहे थे और स्त्रियों ने जीविकोपार्जन के लिए, जीविका के निर्वाह के लिए विभिन्न प्रकार का काम, कोई दर्जी बन गई, कोई स्त्री लॉन्ड्री में काम करने लगी, कोई फूल बेचने लगी, कोई फल बेचने लगी, कोई मछली बेचने लगी, या जिसके पास जो भी काम हुआ, कोई सब्जी बेचने का काम करने लगी, कोई दाई का काम, मेड का काम करने लगी। यानी जिसको जिस प्रकार का भी काम मिल सका, थर्ड स्टेट की विमेन वो करना प्रारंभ कर दी, जिससे कि कुछ पैसा हो और घर का खर्च चलाया जा सके। एक बात यहां उल्लेखनीय है, आप कहिएगा कि सब जितना औरत थी सब लॉन्ड्री में और टेलर में और फल बेचने, सब्जी बेचने, मछली बेचने में क्या कर रही थी? कोई बढ़िया काम नहीं कर रही थी। तो हकीकत यह है कि उस समय थर्ड स्टेट की औरतें लगभग इलिटरेट थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो चूंकि पढ़ी लिखी हुई नहीं थी औरतें, तो इस कारण से अनपढ़ औरतें ये सब काम कर सकती थी। पढ़ी लिखी उस समय औरतें जनरली थर्ड स्टेट में नहीं होती थी। नॉवेल्स की जो औरतें थी, विमेन इन नॉवल फैमिलीज, वो पढ़ी लिखी होती थी, वो फ्रेंच बोलना जानती थी और पढ़ी लिखी होती थी। एक कंट्री के नॉवल दूसरे कंट्री के नॉवल से शादी करते थे। लेकिन थर्ड स्टेट की जो विमेन थी वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, इलिटरेट होती थी। इस कारण से रिवॉल्यूशनरी वॉर के दौरान घर का खर्च चलाने के लिए कोई मछली बेचने, कोई फूल बेचने, कोई फल बेचने, कोई मीट बेचने, कोई लॉन्ड्री में काम करने, कोई दर्जी के यहाँ काम करने इत्यादि का काम करके जो है घर का खर्च निकालने का प्रयास करती थी, एक्सपेंडिचर ऑफ देयर हाउसेज। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपको बतलाए, विमेन ने इस समय पॉलिटिकल क्लब्स का निर्माण किया। पुरुष इस समय पॉलिटिकल क्लब्स का निर्माण कर रहे थे। जैकोबिन क्लब काफी प्रमुख था। जैकोबिन क्लब ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। तो औरतों ने भी इस समय पॉलिटिकल क्लब्स स्टैब्लिश किया अपने राइट टू वोट के लिए, चुनाव में खड़ा होने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए, औरतों की बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति यानी मिजरेबल कंडीशन ऑफ वीमेन को दूर करने के लिए औरतों ने
जो है अपना पॉलिटिकल मैगजीन, पॉलिटिकल क्लब वगैरह स्टैब्लिश किया, न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना प्रारंभ कर दिया। और ये कोई एक आध तो नहीं, बल्कि अबाउट 60 वीमेन क्लब्स, यानी लगभग 60 के आसपास वीमेन क्लब का एग्जिस्टेंस था पूरे फ्रांस में इस समय। इससे पता चलता है कि वीमेन में काफी कंससनेस था। वे पढ़ी लिखी नहीं थी अवश्य, लेकिन काफी कंससनेस था। इसमें से द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस पॉलिटिकल क्लब था वीमेन का। अभी आपको दो वीमेन क्लब का नाम लिए हम लोग, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये सब वीमेन के पॉलिटिकल क्लब का नाम था। और इस तरह से वीमेन ने पॉलिटिकल क्लब का निर्माण किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी। पॉलिटिकल क्लब में वीमेन जाती थी, डिस्कशन करती थी, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों का वर्णन आपस में करती थी, अपनी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करती थी। अब हम लोग जरा यह स्टडी करते हैं कि पॉलिटिकल क्लब्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स इत्यादि के माध्यम से वीमेन का डिमांड क्या था। तो वीमेन का मेन डिमांड था कि जो पॉलिटिकल राइट पुरुषों को प्राप्त है, उतना पॉलिटिकल राइट औरतों को भी प्राप्त होना चाहिए। राइट टू वोट अगर पुरुषों को दिया गया तो वो राइट टू वोट स्त्रियों को भी दिया जाना चाहिए। चुनाव में खड़ा होने का अधिकार अगर पुरुषों को है तो स्त्रियों को भी दिया जाना चाहिए। लेकिन वुमेन को सबसे पहले डिसअपॉइंटमेंट उस समय हुआ जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। आप जानते हैं कि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नेशनल असेंबली ने किया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्रॉपर्टीड मेल को राइट टू वोट दिया गया। प्रॉपर्टीड मेल यानी ऐसा पुरुष जो टैक्स पे करता हो, वो भी कितना दिन, 3 लेबर डेज का जितना वेजेज होता है, मजदूरी होती है, उतना टैक्स पे करता हो, उसको राइट टू वोट दिया गया। और 25 बरस जिसकी आयु हो गई हो, यानी 25 बरस या इससे अधिक का जो पुरुष हो और वो टैक्स पेयर हो, 3 लेबर डेज का वेजेज टैक्स पे करता हो, उसको दिया गया था 1791 में के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट। लेकिन यहां पर विमेन इसलिए असंतुष्ट थी कि इसमें विमेन को पैसिव सिटीजन माना गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 women were recognized as passive citizens, यानी निष्क्रिय सिटीजन उसको घोषित कर दिया गया विमेन को। और इसका विमेन ने जो है विरोध किया। विमेन क्लब ने, विमेन के ऑर्गेनाइजेशंस ने डिमांड किया कि राइट टू वोट उनको भी दिया जाना चाहिए, उनको भी असेंबली में चुनाव में भाग लेने, पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने, नौकरी प्राप्त करने इत्यादि का अधिकार मिलना चाहिए विमेन को भी। विमेन का कहना था कि ऐसा होगा तभी रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट विमेन के बारे में भी कोई स्टेप लेगी। राइट टू वोट तो नहीं दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स तो विमेन को नहीं दिया गया, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि फ्रांस की रिवॉल्यूशनरी सरकार ने विमेन के लिए कोई काम नहीं किया। यह भी कहना गलत है। फ्रांस की रिवॉल्यूशनरी सरकार ने विमेन के लिए कई प्रकार के कार्य किए जिससे कि विमेन की स्थिति में इंप्रूवमेंट आ सके। इसके अंतर्गत है कि स्कूलों की स्थापना कराई गई, विमेन को स्कूलों में पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया गया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि पहले विमेन के ऊपर पढ़ने की भी पाबंदी थी, स्कूलों में पढ़ भी नहीं सकती थी,
तो स्टेट स्कूल्स का निर्माण किया गया रिवॉल्यूशनरी सरकार के द्वारा। स्टेट स्कूल का यानी सरकार के द्वारा स्कूल स्थापित किया गया और सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। पहले लड़कियों के पढ़ने पर रोक था, लेकिन अब सरकारी स्कूल में लड़कियों का पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरी बात कि लड़कियों की शादी सिर्फ उसके फादर के मर्जी से होती थी, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था कर दी कि लड़कियों की मर्जी के विरुद्ध लड़कियों की शादी उसके फादर नहीं कर सकते हैं। यानी फादर को शादी करने के लिए लड़कियों की सहमति भी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई कि मैरिज एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लड़का और लड़की दोनों मिल करके शादी करेगा। यह नहीं कि लड़की का फादर अपना जो डिसीजन लिया वो कर दिया या लड़का का फादर जो डिसीजन लिया। ये एक प्रकार के आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, और वो भी कानून के तहत रजिस्टर्ड शादी होगी। लड़कियों की शादी जो होगी वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होगी, यानी जिसको हम लोग अपने यहां कहते हैं कोर्ट मैरिज। इस प्रकार की शादी की व्यवस्था की गई। हमारे समाज में कोर्ट मैरिज का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत शक्तिशाली है। यहां कोर्ट मैरिज से ज्यादा पावरफुल होता है जो अरेंज मैरिज होता है। जो सोसाइटी में मैरिज होता है वो कोर्ट मैरिज से भी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसको पूरे समाज की मान्यता होती है। तो इसीलिए हमारे यहां, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में जानते हैं कि आपको कभी भी तुरंत विवाह हो जाता है, तुरंत छोड़ भी देता है। मतलब एक दिन में, एक घंटा में शादी, एक घंटा में जो है अलग भी हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। इस परिस्थिति में स्त्रियों का शोषण होता है, विमेन का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस स्थिति से विमेन को बचाने के लिए जो है रजिस्ट्री का व्यवस्था किया गया। शादी को रजिस्टर्ड कराना जरूरी कर दिया गया। शादी को रजिस्टर्ड कराने का मतलब हुआ कि जब चाहे मन चाहे डाइवोर्स नहीं दे पाएगा लड़का को डाइवोर्स देने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, पहले था कि डाइवोर्स सिर्फ लड़का देता था। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने यह व्यवस्था कर दिया कि अब लड़की भी चाहे तो डाइवोर्स दे सकती है लड़का को। तो इस तरह से डाइवोर्स को लीगल बना दिया गया और मेन वीमेन दोनों को अधिकार दिया गया कि कोई भी डाइवोर्स दे सकता था। दूसरी तरफ वीमेन को रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने यह अधिकार दिया कि वो जॉब प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग कर सकती है। पहले वीमेन को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, तो ट्रेनिंग करना तो दूर गया। अब वीमेन को ट्रेनिंग करने का भी अधिकार दे दिया गया ताकि वो नौकरी प्राप्त कर सके। अब वीमेन को आर्टिस्ट होने, यानी पेंटिंग में, डांस में, सॉन्ग में, म्यूजिक में जो है सिखाने इत्यादि, या कोई छोटा मोटा बिजनेस चलाने का अधिकार रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वीमेन को दे दिया। आप ये बात गौर कीजिए कि इससे पहले फ्रांस में ये सभी अधिकार वीमेन के पास नहीं था। वीमेन ना तो बिजनेस चला सकती थी, ना डांस या म्यूजिक सीख सकती थी, या कोई भी प्रकार का आर्ट नहीं सीख सकती थी। वीमेन से जब कोई चाहता था तब शादी कर लेता था, जब चाहता था तो छोड़ देता था। तो इस तरह से कोई डाइवोर्स का कोई लॉ ही नहीं था। लेकिन अब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा, वीमेन के द्वारा यह सब व्यवस्था की गई। लेकिन वीमेन का आंदोलन जारी रहा। एक बात यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये जो फ्रांस में आप वीमेन का मूवमेंट पढ़ रहे हैं, ये कोई लोकल फ्रांस का मूवमेंट सिर्फ नहीं था। ये धीरे धीरे फैल करके इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया। इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ये पूरे संसार भर में फैल गया।
लेकिन खैर यहां पर हम लोग चूंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस में विमेन के द्वारा चलाए जाने वाला मूवमेंट का यहां पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यह मूवमेंट पूरे संसार भर में चल रहा था कि विमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाए, पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाए, चुनाव में भाग लेने का, वोट देने का अधिकार दिया जाए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए, पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार दिया जाए, प्रॉपर्टी पॉजेस करने का अधिकार दिया जाए। ये सब डिमांड को लेकर के पूरे संसार भर में आंदोलन चल रहा था। एक बात और गौर कीजिएगा, विमेन को ये सभी राइट्स नहीं प्राप्त था पूरे वर्ल्ड भर में। ऐसा नहीं कि कोई फ्रांस में नहीं था, पूरे वर्ल्ड भर में विमेन को पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त था ही नहीं। लेकिन रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने फ्रांस में विमेन के लिए, जैसा कि अभी आपको बतलाया, कई प्रकार का स्कूलिंग का फैसिलिटी दिया, ट्रेनिंग का फैसिलिटी दिया, बिजनेस करने का फैसिलिटी दिया, अधिकार दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटी चलाने का। लेकिन विमेन की ज्यादा सक्रियता जैकोबिन पार्टी को अच्छी नहीं लगी। जैकोबिन पार्टी का जब शासन था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के नेतृत्व में, तो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने विमेन को चेतावनी दिया कि अपना पॉलिटिकल क्लब बंद कर दो, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दो। लेकिन विमेन के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। विमेन कही कि नहीं, जब तक इक्वल राइट्स नहीं मिल जाएगा पुरुषों के बराबर, जब तक राइट टू वोट नहीं मिल जाएगा, तब तक ये स्ट्रगल करते रहेंगे। और नतीजा हुआ कि रॉबस्पियर कितना क्रूर और कठोर आदमी था, आप जानते ही हैं। और वैसा ही हुआ, जैसा रॉबस्पियर था वैसा ही उसने किया। उसने कई विमेन लीडर को गिलोटिन पर चढ़ा दिया, विमेन के पॉलिटिकल क्लब्स को बैन कर दिया, विमेन के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। यानी जैकोबिन पार्टी के शासनकाल में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने कई कठोर कदम विमेन के खिलाफ लिए। रेन ऑफ टेरर कहा जाता है जैकोबिन पार्टी के शासनकाल को। तो रेन ऑफ टेरर के अंतर्गत ऐसे कानून बनाए गए जिसके माध्यम से विमेन के क्लब को बंद कर दिया गया, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बैन कर दिया गया, और कई विमेन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। कई विमेन लीडर को गिरफ्तार करके मृत्यु दंड यानी गिलोटिन की सजा दे दी गई। लेकिन फिर भी कम अधिक विमेन मूवमेंट चलता रहा। तो इस तरह से इक्वल राइट्स और इक्वल वेजेज की प्राप्ति के लिए विमेन का यह आंदोलन लगभग अगले 200 सालों तक लगातार चलता रहा। यानी तब तक चलता रहा जब तक कि पुरुषों के बराबर उनको राइट टू वोट नहीं मिल गया, पुरुषों के बराबर कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार नहीं मिल गया, पुरुषों के बराबर उनको वेजेज यानी मजदूरी यानी वेतन नहीं मिल गया। और जैसा कि आपको बतलाए कि विमेन का ये मूवमेंट फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड भर में आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और पूरे वर्ल्ड भर में फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे प्रमुख मुद्दा था राइट टू वोट, औरतों को देना। तो इस तरह से इसको इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट या इसको फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। और 20th सेंचुरी तक तब तक चलता रहा जब तक विमेन को राइट्स की प्राप्ति नहीं हो गई। अगले सेंचुरी में यानी 20th सेंचुरी में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में विमेन ने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। फिर से एक बार वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि पुरुष वार फ्रंट पर चले गए और औरतों के ऊपर जिम्मा हुआ घर देखने का, घर के लिए पैसा कमाने का। इतना ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान औरतों को वार फ्रंट्स पर भी भेज दिया गया। वार फ्रंट्स पर विमेन को भेज करके
जो घायल सैनिक है उसका ऑपरेशन करने, उसका मरहम पट्टी करने, सेवा करने का काम औरतों को दे दिया गया। और ये सब काम विमेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वॉर फ्रंट्स पर काफी कुशलता से पूरा किया, जिसके बाद यूरोप में इस बात के ऊपर सीरियसली चर्चा होने लगी कि आखिर वॉर फ्रंट्स तक जब विमेन पहुंची गई तो विमेन कम है किस चीज में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसमें भी विमेन ने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया, वॉर फ्रंट्स पर जाकर के घायल सैनिकों की सेवा, उसका इलाज वगैरह करने का कार्य किया। और ये सब के चलते अंतोगत्वा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब डेमोक्रेसी का दौर आया तो संसार के अधिकांश देशों ने विमेन को राइट टू वोट दे दिया। फ्रांस में भी 1946 में विमेन को राइट टू वोट दे दिया गया, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जब इंट्रोड्यूस किया गया फ्रांस में तो उसके अंतर्गत विमेन को भी शामिल कर लिया गया, यानी विमेन को भी पुरुषों के बराबर पॉलिटिकल अधिकार 1946 में प्राप्त हुआ। यानी कई सेंचुरीज तक विमेन को स्ट्रगल करना पड़ा, तब जाकर के विमेन को सफलता की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू रीड एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी स्लेवरी यानी दास प्रथा का अंत। तो स्लेवरी यानी दास प्रथा ये था क्या? तो सबसे पहले इसका हम लोग बिगिनिंग स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि स्लेवरी की शुरुआत कैसे हो गई। तो स्लेवरी यानी दास प्रथा की शुरुआत का बड़ा दिलचस्प कारण है। 15th और 16th सेंचुरी का काल सी वॉयजेज का काल था, सामुद्रिक यात्राओं का काल था। यूरोप के नाविक इस समय भारत तक पहुंचने के लिए नए सामुद्रिक मार्गों की खोज करना चाहते थे। भारत की खोज तो बाद में हुई, लेकिन इससे पहले अमेरिका की खोज हो गई, ब्राजील की खोज हो गई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई, केप ऑफ गुड होप यानी साउथ अफ्रीका का साउदर्न टिप केप की खोज हो गई, जिसको आजकल केप टाउन के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में सी वॉयजेज के क्रम में, सामुद्रिक यात्राओं के क्रम में यूरोप के नाविक भटक भटक करके अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चले गए और वहां, हालांकि ये लोग आना चाहते थे इंडिया तक, क्योंकि इंडिया में मसाला उपलब्ध था। जब से मसालों का स्वाद लग गया था यूरोपियों को, यूरोप के लोगों का स्टेपल फूड होता है ब्रेड और मीट, तो मीट पहले बिना मसाला के खाते थे, लेकिन जब इंडिया के कांटेक्ट में लोग आए तो देखा कि इंडिया में लोग मीट में मसाला देते हैं और मसाला दिया हुआ मीट बहुत अच्छा लगता था। तो अब यूरोप के लोग बिना मसाला के मीट नहीं खाना चाहते थे और इस बीच इंडिया तक पहुंचने का रास्ता जो है ब्लॉक हो गया। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको आजकल मैप में इस्तांबुल नाम से दिखाया जाता है, उसमें उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर सल्जुक टर्क नामक मुसलमानों का कब्जा हो गया। सल्जुक तुर्कों ने यूरोपियों का इंडिया तक आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। सल्जुक टर्क यूरोपियों के विरोधी थे, सल्जुक टर्क और यूरोपियों में लड़ाई होती थी। अब इस तरह से यूरोपीय लोग भारत तक पहुंचने के लिए जो है सी रूट खोजना चाहते थे, तो इंडिया तक पहुंचने का सी रूट अंतोगत्वा खोजने में कामयाबी तो मिली यूरोपियों को। इन 1498 इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। वास्को डी गामा
ने इंडिया की खोज की 1498 में, लेकिन उससे पहले कोलंबस ने इंडिया को खोजने के क्रम में अमेरिका की खोज कर डाली, जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज कर डाली, ब्राजील की खोज हो गई, अल सल्वाडोर की खोज हो गई, वेस्ट अफ्रीका के गिनी की खोज हो गई। 1460 ईस्वी में गिनी की खोज हुई। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में जब यूरोप के लोग पहुंचे तो देखा कि ये तो बिल्कुल बैकवर्ड यहां पर एरिया है, यहां पर कोई उनको बेनिफिट नहीं महसूस हुआ। उन्होंने अफ्रीका का नाम दे दिया ब्लैक कॉन्टिनेंट। ब्लैक यानी बैकवर्ड कॉन्टिनेंट, ये बिल्कुल पिछड़ा है। यूरोपियों को लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, ऐसा जगह है। उनको ऐसा जगह चाहिए था जहां व्यापार होता, जहां जैसे इंडिया को लोग क्यों चाहते थे, क्योंकि इंडिया में मसाला मिलता था, तो मसाला मिलता था प्लस इंडिया में कपड़ा मिलता था, कॉटन टेक्सटाइल, हाथ से बना हुआ कपड़ा बहुत महीन होता था, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता था इंडिया में, उसको वो खरीदते थे, यूरोप के अमीर लोग पहनते थे। वो कपड़ा काफी महीन होता था, काफी बारीक होता था, काफी हल्का आता था पहनने में। इलायची के खोल में एक थान कपड़ा यानी 36 मीटर का होता है एक थान, 36 मीटर यानी एक थान कपड़ा आ जाता था, ऐसा हिस्ट्री में किंवदंतियां हैं, यानी हिस्ट्री का ये दंत कथा है। इसको साइंटिफिकली कोई प्रूव नहीं कर सकता है, लेकिन हिस्ट्री की कुछ दंत कथाओं का भी वर्णन तो आप लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो ये मैन टू मैन ट्रांसफर होगा कैसे। तो इलायची के खोल में एक थान कपड़ा आट जाता था, अंगूठी के नग में एक थान कपड़ा आट जाता था। इतना महीन कपड़ा, बारीक कपड़ा बनाया जाता था उस समय इंडिया में, जिसको यूरोप के लोग खरीदते थे, पहनते थे। आजकल मॉडर्न उसको कहा जाता है जिसका कपड़ा ऐसा हो कि कपड़ा पहनने के बाद भी शरीर के अंदर सब कुछ दिखे, उस आदमी को मॉडर्न कहा जाता है ना। वैसा कपड़ा को अच्छा कपड़ा कहा जाता है जी। और जिसका शरीर पूरा ढक गया तो उस आदमी को तो सब समझता है कि सब बैकवर्ड है, सब हाँ ओल्ड सब है। जिसका कपड़ा पहनने के बाद भी शरीर दिखे उस आदमी को माना जाता है मॉडर्न, डेवलप। तो आप समझिए कि इंडिया में कितना महीन कपड़ा बनता था कि शाहजहां की बेटी आपको जहां रहा जो है ढाका का मलमल का साड़ी पहन करके जब राज दरबार में शाहजहां के पास आ गई थी तो शाहजहां अपना आंख बंद कर लिया, कहा क्या तुम कितनी बेशर्म लड़की है, तुम दरबार में नंगे आ गई। तो कहे कि नहीं जहां पना मैं नंगी कहा हूं, मैं तो 3 बार ढाका के मलमल का साड़ी शरीर में लपेटे हुए हूं, यानी 3 बार लपेटने के बाद भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता था। कहने का मेरा मतलब है कितना फाइन क्वालिटी का कपड़ा उन दिनों बनता था, समझ रहे बात को। हिस्ट्री की इन दंत कथाओं का प्रयोग किया जाता है बातों को प्रूव करने के लिए कि कितना उस समय का शिल्प कला भारत में डेवलप था। इसलिए यूरोपीय लोग भारत तक आना चाहते थे, लेकिन अफ्रीका में गए तो कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला तो इस बीच एक और चीज मिल गया। क्या हुआ कि फ्रांस का कुछ कॉलोनीज था और कॉलोनीज से फ्रांस को आते थे कई प्रकार की जरूरी चीजें, जैसे फ्रांस के कॉलोनीज के अंतर्गत मार्टिनिक, ग्वादेलूप और सैन डोमिंगो, ये सब फ्रांस की कॉलोनी का नाम था। मार्टिनिक, ग्वादेलूप और सैन डोमिंगो, ये सब जो कॉलोनी था जिसके ऊपर फ्रांस का शासन था, यहां से आता था टोबैको यानी तंबाकू और इंडिगो यानी नील। एक बात गौर कीजिए, इंडिगो यानी नील, नील को आप मात्र ये मत समझिए कि गंजी और धोती में डालने वाला सिर्फ है, नहीं, उस समय नील रंग का, कलर का एक मेन सोर्स था। नील का प्रयोग कलर के लिए किया जाता था उन दिनों।
समझ रहे बात को? तो नील का बहुत ज्यादा यूज था उस समय। तो इंडिगो आता था, शुगर आता था और कॉफी आता था इन कॉलोनीज से। लेकिन ये सब उपजाने के लिए काफी अधिक लेबर की आवश्यकता थी। यूरोप के लोग इन नए जगहों में, अनजान जगहों में जाकर के इंडिगो प्लांटेशन में, कॉफी प्लांटेशन में, शुगर प्लांटेशन में, टोबैको प्लांटेशन में काम करना नहीं चाहते थे। तो नहीं चाहते थे तो वर्कर कहां से आएगा, मजदूर कहां से आएगा? बिना मजदूर के क्या उत्पादन होगा ये सब चीज का? नहीं होगा। तो फिर क्या उपाय है? यूरोपियों ने एक उपाय खोज लिया। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट में गए और वहां देखा आदमी को, निग्रो था, हबशी था, ये सब आदमी था, बिल्कुल काला कलू था, बिल्कुल जानवर जैसा दिखता था। इन लोगों को वो पकड़ लेते थे, पकड़ करके लाते थे पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में, पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में लाते थे। लिस्बन में एक स्लेव मार्केट बन गया। जैसे सब्जी मार्केट होता है ना जी, वेजिटेबल मार्केट, वैसे ही लिस्बन में स्लेव मार्केट बन गया, इंटरनेशनल स्लेव मार्केट। यानी कुछ लोगों ने अफ्रीका के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। वहां के चीफटेन यानी वहां के जो कबीला के सरदार थे, उनको घूस देते थे कि आप मुझको 100 आदमी या 500 आदमी सप्लाई कर दीजिए। कबीला का सरदार खुद ही अपने आदमियों को पकड़ करके देता था। उसको पकड़ करके लाया जाता था पोर्तुगल की राजधानी लिस्बन में। लिस्बन में उसका जैसे सब्जी बेचा जाता है, बोली लगाई जाती है 50 रुपए किलो तो 60 रुपए किलो, वैसे ही स्लेव का लिस्बन में बोली लगाया जाता था और खरीदते थे उसको यूरोप के व्यापारी। फ्रांस से व्यापारी जाते थे या यूरोप के अन्य भागों से, वो उसको खरीदते थे। खरीद करके कैरेबियन आइलैंड में, जिसको वेस्ट इंडीज कहते हैं, कैरेबियन आइलैंड में उसको कॉफी प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन, टोबैको प्लांटेशन इत्यादि में काम करने के लिए लगाते थे। स्लेव का और बहुत ज्यादा इस्तेमाल था। कोई अपने एग्रीकल्चर में स्लेव को लगाता था, कोई डोमेस्टिक वर्क में स्लेव को लगाता था। यानी स्लेव 4, 5, 10 स्लेव रखना उस समय एक फैशन बन गया। कोई भी आदमी चाहता था कि कुछ स्लेव रखें। जैसे आज आप देखते हैं बहुत लोग नौकर चाकर रखते हैं, वैसे स्लेव उस समय रखते थे। स्लेव के साथ एक सिस्टम था कि उसको सिर्फ खरीदना पड़ता था, बाकी उसको पेमेंट नहीं देना पड़ता था, कोई तनख्वाह नहीं देना पड़ता था स्लेव को। सिर्फ खरीद लिए, खरीद करके ला करके उसको काम कराना है। कोई भी काम, एग्रीकल्चर हो या कॉफी प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन, कोई भी काम में स्लेव को लगाया जा सकता था। स्लेव के ऊपर काफी जुल्म अत्याचार किया जाता था। स्लेव को जंजीरों में बांध करके लाया जाता था और बांध करके ही जंजीरों में ही रखा जाता था ताकि वो भाग नहीं जाएं। स्लेव के सिर का आधा बाल मुड़वा दिया जाता था ताकि अगर भागे तो पहचान में आ जाए। स्लेव के कान में छेद कर दिया जाता था और अगर कोई स्लेव उसके बाद भी अत्याचार से परेशान होकर के भाग गया तो स्लेव को, भागते हुए स्लेव को जो पकड़ लेगा या पकड़ करके मार डालेगा, उसका समाज में बहुत इज्जत होता था। जैसे आज के समय में देखते हैं कि ऐसे तो अब रोक लग गया शिकार के ऊपर, लेकिन कोई टाइगर घुस आता है तो उसको कोई आदमी अगर मार डालता है तो उसका बहुत इज्जत होता है, बहुत शेर है। वो क्या कहते हैं, अकबर का बेटा जहांगीर गया था शिकार करने के लिए, सलीम उस समय उसका नाम था। सलीम गया था जंगल में शिकार करने के लिए, तो एक शेर का शिकार कर रहा था और हुआ उल्टा। शेर ने ऐसा छलांग लगाया सलीम के ऊपर कि सलीम के हाथ से तलवार छूट गया और शेर सलीम को दबोच लिया। अब तो सलीम चला जाता 1-2 सेकंड में ही।
लेकिन तभी उसका जो बॉडीगार्ड था उसका नाम था अली कुली खान। तो बॉडीगार्ड ऐसे जल्दी अपना तलवार नहीं चलाता था, लेकिन जब लास्ट मोमेंट आता था तभी वो अपना शक्ति का इस्तेमाल करता था। तो जब देख लिया कि सलीम का तलवार छूट गया और शेर ने सलीम को दबोच लिया, तब अली कुली खान ने अपना तलवार खींचा और उसने शेर के गर्दन पर एक वार से ही मारा कि शेर का गर्दन दो भाग में बट गया। शेर के गर्दन को एक वार में सलीम अली कुली खान ने धड़ से सिर को अलग कर दिया और इस तरह से अपने मालिक सलीम या कहिए बादशाह अकबर का बेटा सलीम की अली कुली खान ने रक्षा कर दी। और इस तरह से बादशाह अकबर इतना खुश हुआ कि अली कुली खान को उपाधि दे दिया, शेर अफगन की उपाधि, शेर अफगन उसकी उपाधि मिल गई। तो कहने का मतलब है कि उन दिनों ऐसा था कि कोई अगर स्लेव को, कोई दास है और वो भाग रहा, उसको मार दिया तो उसको प्राइज मिलता था सरकार से, उसका समाज में काफी प्रतिष्ठा होती थी। स्लेव अगर कोई जिंदा पकड़ा जाता था भागते समय तो उसके ऊपर बड़ा कठोर जुल्म और अत्याचार किया जाता था। स्लेव को मारा पीटा जाता था, भूखे रखा जाता था, उसको ठंडे पानी में डाल करके रखा जाता था, गर्म धूप में रखा जाता था और उसके बाद कील जैसा चीज, मतलब उसके नीचे से शरीर में ठोक दिया जाता था और कील में ठोक करके उसको खड़ा कर दिया जाता था। तो इस प्रकार का अत्याचार स्लेव के ऊपर होता था, इसीलिए स्लेव किसी भी प्रकार से भागना चाहते थे। तो लेकिन स्लेव काफी काम की चीज थे। स्लेव हर परिवार 5-7 स्लेव जरूर रखना चाहता था और जो स्लेव का अलग अलग कार्यों में इस्तेमाल होता था, एग्रीकल्चर में, रोड कंस्ट्रक्शन में, टेंपल कंस्ट्रक्शन में, चर्च कंस्ट्रक्शन में या और किसी भी प्रकार के कार्य में स्लेव काम करते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते थे, कोई पैसा तो देना रहता नहीं था। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड का प्रचलन था। फ्रांस के कॉलोनीज में भी स्लेव लोग जो प्लांटेशन कल्टीवेशन करते थे, कॉफी प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन जो करते थे, वो स्लेव को खरीद करके ले जाते थे। लेकिन जब फ्रांस में रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ तो नेशनल असेंबली में इस बात के ऊपर जिक्र होने लगा कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है, तो वो क्या कॉलोनीज के लोगों पर नहीं है। कॉलोनीज में स्लेव के साथ जो अमानवीय बर्ताव हो रहा है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसको भी तो, वो भी तो आदमी है, तो उसको भी तो छूट मिलना चाहिए। लेकिन नेशनल असेंबली भी फ्रांस के कॉलोनीज के स्लेव को बचाने के लिए कोई कानून नहीं बना सकी, क्योंकि नेशनल असेंबली के मेंबर को डर हो गया, जो प्लांटेशन कल्टीवेशन करते थे उनसे डर हो गया कि अगर स्लेव ट्रेड को बंद कर दिए तो जो प्लांटेशन कल्टीवेशन करने वाले या व्यापारी लोग हैं वो क्रुद्ध हो जाएंगे। स्लेव ट्रेड में काफी मुनाफा था। जो लोग स्लेव ट्रेड करते थे वो चंद दिनों में मालामाल हो जाते थे। जिन शहरों से स्लेव ट्रेड होता था वो शहर मालामाल हो जाता था। तो इस तरह से स्लेव ट्रेड, यहां तक कि स्लेव ट्रेड से इतना इनकम होता था कि कुछ देशों के राजा रानी का भी हिस्सा होता था स्लेव ट्रेड में। स्लेव ट्रेड का लाइसेंस राजा रानी देते थे तो इस शर्त पर देते थे कि 10% जो मुनाफा होगा वो हमको देना पड़ेगा। तो स्लेव ट्रेड बिगैन इन 17th सेंचुरी। फ्रांस के मर्चेंट जो है वो नाव से और जहाज से पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियक्स और नैंटीज से गए अफ्रीका के कोस्ट तक, जहां से उन्होंने स्लेव को खरीदा, लोकल चीफ्टेन से, कबीलों के सरदारों से खरीदा और उनको ब्रांड करके
स्लेब के ऊपर ब्रांडिंग होता था। जैसे ब्रांडिंग होने का मतलब हुआ कि ये स्लेब मेरा है, पहचान कैसे होगा? स्लेब तो दुनिया में बहुत है। तो जैसे आप एक मिनट कुत्ता पालते हैं तो आप गले में उसका एक बेल्ट लगाते हैं कि अगर वो भागेगा भी तो पहचान में आ जाएगा कि ये मेरा कुत्ता है। तो ऐसे ही स्लेब के ऊपर लोग ब्रांडिंग करते थे, मुहर मार देते थे उसके शरीर पर। गरम मतलब लोहा का रहता था ना, उसको गरम करके और उसके मतलब चेहरा पर मार देते थे मुहर, तो उससे हो गया कि ये मेरा स्लेब है। तो ब्रांडिंग और सैकल्ड, उसको जंजीरों में बांध करके रखा जाता था। जहाज में भर करके स्लेब को लाया जाता था। जैसे जहाज में कोयला और सब्जी वगैरह नहीं लाया जाता है, वैसे स्लेब को भर करके लाया जाता था। कितना स्लेब जहाज में लगातार, जितना जगह नहीं था उतना ठूस करके लाया जाता था, जिससे क्या होता था, कितना स्लेब रास्ते में ही मर जाते थे। तो रास्ते में मर जाने से स्लेब के किसी को कोई परवाह नहीं होती थी। लोग ये सोचता था कि चलो इतना माल आया तो उसमें से कुछ माल खराब हो गया। जैसे सब्जी वगैरह खराब हो जाता है ट्रक से आने में, तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा भाई सब्जी इतना खराब निकल गया, उतना ही, इससे ज्यादा किसी को कोई अफसोस नहीं होता था। कितना स्लेब रास्ते में मर जाते थे। एक लंबा सी वॉयजेज करके अफ्रीका से लाया जाता था यूरोप तक, यूरोप से अमेरिका तक, यानी ट्रायंगुलर स्लेब ट्रेड था। अफ्रीका से लाया, लिस्बन इंटरनेशनल स्लेब मार्केट था लिस्बन में, लिस्बन से यूरोप के विभिन्न भागों में और फिर अमेरिका में। तो अटलांटिक टू द कैरेबियन, तो और कैरेबियन आइलैंड में फ्रांस का कॉलोनीज था, वहां तक ले जाता था। तो इस प्रकार से स्लेब ट्रेड से ट्रेडर को फायदा था, स्लेब से जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे उनको फायदा था, और फ्रांस के लोगों को चीनी, कॉफी, इंडिगो, टोबैको इत्यादि मिल जाती थी। जो पोर्ट सिटीज, जैसे पोर्ट सिटीज बॉर्डियक्स और नैंटीज, जिस पोर्ट सिटी से स्लेब का ट्रेड हुआ वो पोर्ट सिटी माला माल हो गया। जिसने भी स्लेब ट्रेड में हाथ लगाया वो माला माल हो गया। तो इस तरह से स्लेब ट्रेड काफी फायदे का चीज था, काफी आराम का चीज था। लेकिन स्लेब ट्रेड एक इनह्यूमन ट्रेड था। इसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किया जा रहा था, मनुष्य के ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। नेशनल असेंबली ने डिबेट किया, लेकिन नेशनल असेंबली को किसी प्रकार का स्टेप लेने का हिम्मत नहीं हो सका। लेकिन फाइनली जब कन्वेंशन का शासन आया, यानी जैकोबिन पार्टी का शासन आया, तो जानते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जैकोबिन पार्टी का नेता था, और वो समाज के दबे कुचले वर्गों का ही नेता था, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। तो रॉब्सपियर ने आपको फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेब को फ्री कर दिया। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर का शासनकाल अधिक दिनों तक नहीं रहा। रॉब्सपियर के शासन के खात्मे के बाद डायरेक्टरी का शासन आया, और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन अपने हाथों में ले ली। तो नेपोलियन ने एक बार फिर से स्लेव ट्रेड को जायज बना दिया, स्लेव के सिस्टम को सही कर दिया, क्योंकि नेपोलियन के ऊपर फ्रांस के जो ट्रेडर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका दबाव था। और इस तरह से स्लेवरी यानी स्लेव सिस्टम को फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है लागू कर दिया। तो इस तरह से फाइनली स्लेव ट्रेड का अल्टीमेटली अंत हो सका 1848 में। तो दिस वाज द स्लेव ट्रेड इन फ्रांस। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, और वो है कि रिवॉल्यूशन का एवरीडे लाइफ में क्या प्रभाव था। रिवॉल्यूशन का एवरीडे लाइफ में क्या प्रभाव था? क्या किसी रिवॉल्यूशन का लोगों के लाइफ में भी कोई प्रभाव हो सकता है? तो यस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का काफी प्रभाव था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के कपड़े लत्ते, लैंग्वेज और बुक्स सब कुछ को बदल दिया।
आपको रिवॉल्यूशन के बाद लोग लिबर्टी और इक्वलिटी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन आइडियल था, उसके मुताबिक जिनको जो कपड़ा पहनने का था अब वो पहन सकते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने लोगों को लिबर्टी प्रोवाइड किया, स्वतंत्रता प्रदान कर दी। चर्च का जो अत्याचार था लोगों के ऊपर, कैथोलिक रोमन कैथोलिक चर्च जो है फ्रांस के लोगों के ऊपर कठोर नियंत्रण लगा करके रखती थी कि सिर्फ धार्मिक गाना गाना है, सिर्फ धार्मिक पेंटिंग देखना है या करना है। ये सब चीज के ऊपर रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने रोक लगाया और इस तरह से लोग स्वतंत्र हो गए। लोग अब जैसा कपड़ा चाहते थे वैसा कपड़ा पहन सकते थे। रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया। पहले फ्रेंच जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस और आसपास में सिर्फ बोली जाती थी, पूरे फ्रांस में नहीं। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद जो है फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। बुक्स, अब लोगों के पास पढ़ने के लिए बुक्स हो गया। अब प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। पहले बुक्स को लिखने के ऊपर, मैगजीन को छापने के ऊपर, पेपर छापने के ऊपर रोक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, क्योंकि बुक वगैरह छापने से पहले उसका चेक कराना होता था गवर्नमेंट ऑफिशियल से। तो सेंसर ऑफ द किंग था, राजा का सेंसर नाम का अधिकारी होता था। पहले सेंसर अधिकारी से आपको चेक कराना पड़ेगा बुक, मैगजीन या पेपर जो भी आप छापना चाहते हैं। तो जो सेंसर पास करेगा वही आपको छापना है, बुक वही मैगजीन या पेपर छापना है। लेकिन अब ऐसा कोई सेंसर नहीं रह गया। रिवॉल्यूशन के बाद लोग स्वतंत्र हो गए। पहले चर्च की पाबंदी थी कि लोग सिर्फ धर्म की बातों को बोल सकते हैं। दूसरा, धर्म की बातें जो चर्च ने बताई है सिर्फ वही बात बोल सकते हैं, धर्म का और कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। गौर कीजिए बात को, क्रिश्चियनिटी का और कोई व्याख्या नहीं कर सकता था, सिर्फ चर्च को यह अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त बुक्स में सिर्फ रिलीजियस बुक्स अलाउ था, सॉन्ग में सिर्फ रिलीजियस सॉन्ग अलाउ था, पेंटिंग में रिलीजियस पेंटिंग अलाउ था, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला में सिर्फ रिलीजियस स्कल्पचर अलाउ था। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? रिवॉल्यूशन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने 1801 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च से एक समझौता किया और इसके मुताबिक फ्रांस के लोगों के दैनिक जीवन में अब चर्च हस्तक्षेप नहीं करेगी और इस तरह से लोग स्वतंत्र हो गए। लोग अब किसी भी प्रकार का सॉन्ग गा सकते थे। अब सॉन्ग का सब्जेक्ट मैटर सिर्फ धर्म रहना जरूरी नहीं था। यानी अब मतलब जो है प्यार, दिल विल, इश्क, मोहब्बत, इसे सब सब्जेक्ट मैटर बन गया। नतीजा हुआ कि सॉन्ग का काफी अधिक डेवलपमेंट हुआ। अब काफी लोग सॉन्ग सुनने लगे। समझ रहे बात को? जब तक रिलीजियस हिम्स, धार्मिक संगीत सिर्फ अलाउ था, तब तक बहुत कम लोग संगीत सुनते थे। लेकिन जब सॉन्ग किसी भी सब्जेक्ट मैटर पर, नेचुरल ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी, लव, रोमांस इत्यादि सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जब सॉन्ग बनने लगा तो उसको बहुत सारे लोग सुनने लगे। पेंटिंग के साथ भी यही बात थी, स्कल्पचर यानी मूर्तिकला के साथ भी यही बात थी। पहले सिर्फ धार्मिक मूर्तियां बनती थी, पेंटिंग भी पहले सिर्फ धार्मिक प्रतीकों का, ईसा मसीह इत्यादि का बनता था। लेकिन अब जो है लोग पूरी तरह से स्वतंत्र थे। तो इस तरह से बुक्स की बाढ़ आ गई। लिबर्टी और इक्वलिटी लोगों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता और इक्वलिटी, सभी लोग समान रूप से अधिकार प्राप्त कर सकें, समान रूप से जिंदगी जी सकें। इसके लिए रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कई प्रकार के कानून पास किए। सेंसरशिप के कानून को खत्म कर दिया गया रिवॉल्यूशनरी सरकार के द्वारा। यानी अब बुक्स के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, पेपर के ऊपर
या पंपलेट के ऊपर सेंसरशिप लागू नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के ऐलान के साथ ही साथ लोगों को स्पीच का और एक्सप्रेशन का नेचुरल राइट प्राप्त हो गया। लोग अपने भावों और विचारों को स्पीच के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। इसके अतिरिक्त प्रिंट कल्चर का काफी अधिक डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का बुक लिख सकता था, बुक को प्रिंट करा सकता था, कैसा भी पेंटिंग को बना सकता था। तो पेंटिंग का, बुक का, न्यूज़पेपर का पूरे मार्केट में ड्रामा का बाढ़ आ गया। पहले ड्रामा भी सिर्फ धार्मिक होता था, अब जो है रोमांटिक ड्रामा वगैरह लोग करने लगे, लिखे जाने लगे, जिससे लोगों को काफी आकर्षण हुआ। नॉवेल वगैरह लिखा जाने लगा, अब नॉवेल लोग पढ़ना चाहते थे। एक नॉवेल लेकर के चलना लोगों का फैशन हो गया। जो लोग अपने आप को मॉडर्न दिखलाना चाहते थे, एक नॉवेल का किताब रखे रहते थे। जैसे आजकल मॉडर्न या आजकल तो जनरल हो गया है कि एक मोबाइल बड़ा जैसा एक स्मार्टफोन लेकर के सब आदमी घूमता है, तो वैसा एक नॉवेल का बुक लेकर के लोग घूमते थे। दूसरी तरफ प्रिंट कल्चर के डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि सभी पक्षों की बातें प्रिंट के माध्यम से छपने लगी। अब समाज के दो परस्पर विरोधी वर्ग के लोग रहते थे, दो पक्षों के लोग रहते थे, सभी प्रिंट का सहारा लेते थे। एक पक्ष अपनी बात भी प्रिंट के माध्यम से बोलता था, दूसरा पक्ष भी अपनी बातों को प्रिंट के माध्यम से बोलता था। जैसे आज देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन, पेपर के माध्यम से जो रूलिंग पार्टी है वो भी अपनी बातों को व्यक्त करती है कि नीतीश कुमार ने यह कहा तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा। यानी रूलिंग पार्टी भी अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए टेलीविजन, न्यूज़पेपर का सहारा लेती है, तो अपोजिशन भी लेता है सहारा। राहुल गांधी ने यह कहा तो तेजस्वी ने कहा, वो भी छपता है पेपर में, वो भी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में आता है। यानी प्रिंट कल्चर के का डेवलपमेंट हुआ, और प्रिंट कल्चर के डेवलपमेंट के बाद हर एक समाज के जितने वर्ग के लोग थे, सबों ने प्रिंट का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसा कि हम लोग जिक्र किए थे कि डायरेक्टरी का शासन जिस समय भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था, उस समय नेपोलियन ने शासन सत्ता को 1799 ईस्वी में अपनी हाथों में ले लिया। नेपोलियन ने बाद में अपने आप को फ्रांस का 1804 ईस्वी में राजा घोषित कर दिया, और इस तरह से फ्रांस में डेमोक्रेसी समाप्त हो गया, फिर से मोनार्की एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन नेपोलियन ने कई प्रकार के सुधार किए। नेपोलियन का सबसे प्रमुख सुधार था नेपोलियनिक कोड ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत नेपोलियन ने कई प्रकार के नए कानून बनाए, लोगों को लिबर्टी और इक्वलिटी प्रोवाइड किया, लोगों को राइट टू वोट दिया। तो नेपोलियन ने जो फ्रांस के पुराने प्रचलित कानून थे उन सबों को संग्रहित करवाया, और कई नए कानूनों को बनवा करके एक कोड ऑफ लॉ का निर्माण किया, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन का। नेपोलियन का कोड ऑफ लॉ यानी नेपोलियन के द्वारा बनाया गया संविधान पूरे संसार भर में एक नया प्रयोग था, जिसकी नकल बाद में अन्य देशों के लोगों ने भी की। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने मिलिट्री कंक्वेस्ट किया। यूरोप के कई देशों को नेपोलियन ने सैनिक विजय करके जीतने में कामयाबी हासिल की। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को, प्रसा को अपने मिलिट्री कंक्वेस्ट में हराया, इटली के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेपोलियन ने स्पेन के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन नेपोलियन का 1812 ईस्वी में रूस के ऊपर आक्रमण करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि इससे नेपोलियन की सेना के अधिकांश जो ट्रेंड कमांडर थे और सोल्जर्स थे वो मर गए। इसके बाद नेपोलियन कमजोर हो गया। जो नेपोलियन के पतन का
डाउनफॉल का प्रमुख कारण बना था। नेपोलियन ने एजुकेशन के क्षेत्र में रिफॉर्म किए, तो सरकारी स्कूलों की स्थापना करवाई, लड़कियों के लिए स्कूल में पढ़ना अनिवार्य कर दिया। लड़कों को की पढ़ाई तो पहले ही से अनिवार्य थी, लड़कियों के लिए भी कंपलसरी कर दिया। नेपोलियन ने रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करने के लिए 1801 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च के साथ भी समझौता किया, और इस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च को कहा गया कि आप लोगों के निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कीजिए, लोग जैसे धर्म को अपनाना चाहते हैं उस प्रकार से उसको अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वो है लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस के रिवॉल्यूशन ने दुनिया को क्या दिया। तो फ्रांस ने के रिवॉल्यूशन ने दुनिया को डेमोक्रेटिक आइडियल्स दिया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के स्लोगन के आधार पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और ये आइडियल फ्रांस से धीरे धीरे करके यूरोप के अन्य भागों में और संसार के अन्य भागों में भी फैला। पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड भर में लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस आइडियल्स लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को अपनाने का यानी आत्मसात करने का प्रयास किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के अंत का एक मैसेज दिया, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि अब एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म यानी एब्सोल्यूट मोनार्किज्म यानी निरंकुश राजतंत्र के लिए अब इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। और नतीजा हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद संसार के विभिन्न देशों में एब्सोल्यूट राजाओं के खिलाफ, जो निरंकुश राजा थे उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा, और अंतोगत्वा निरंकुश राजतंत्र यानी एब्सोल्यूट मोनार्किज्म का अंत हो गया। नेपोलियन ने लीगल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, कोड ऑफ लॉ बनाया। नेपोलियन की देखा देखी संसार के अन्य देशों में भी कोड ऑफ लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रूल ऑफ लॉ लागू करने की कोशिश की, कानून के समक्ष सबों को समान बनाने में सफलता प्राप्त की। नेपोलियन ने सोशल रिफॉर्म्स का कार्य भी किया, समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उसने औरतों के ऊपर होने वाले जुल्म अत्याचार को रोकने का काम किया, उसने औरतों की शिक्षा के ऊपर बल दिया। तो विमेन एजुकेशन, विमेन को राइट टू डाइवोर्स देना, विमेन का मैरिज को रजिस्टर करवाना, ये सब नेपोलियन के प्रमुख सुधार थे। पहले विमेन को डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था, यानी पुरुष डाइवोर्स देता था, विमेन नहीं देती थी, लेकिन अब विमेन को भी यह अधिकार मिल गया। इसके अतिरिक्त शादी का रजिस्ट्रेशन करा देने से की व्यवस्था कराने से क्या हुआ कि कौन व्यक्ति शादी किया और अगर वो डाइवोर्स देना चाहता है तो उसको लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव वीमेन के ऊपर काफी पड़ा, वीमेन के लिए कई अरेंजमेंट किए गए। रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वीमेन को कई प्रकार की सुविधाएं दी, उन्हें स्कूलों की स्थापना करके पढ़ने लिखने की सुविधा प्रदान कर दी। साथ ही साथ वीमेन को जो है कई प्रकार के शोषण, भेदभाव और अत्याचार इत्यादि से मुक्ति दिलाने का कार्य किया। तो वीमेन को जबरदस्ती फादर के द्वारा शादी नहीं कराई जा सकती थी बिना वीमेन की मर्जी के, ये सब व्यवस्था रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कर दी। इसके अतिरिक्त रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने वीमेन के लिए जो है शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। वीमेन को कोई भी छोटा मोटा बिजनेस अपने स्टार्ट करने का अधिकार रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा नेपोलियन के शासनकाल में दिया गया। नेपोलियन ने वीमेन को जॉब करने का अधिकार प्रदान किया। नेपोलियन ने वीमेन को जॉब के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करने का अधिकार दिया, और इस तरह से नेपोलियन ने वीमेन को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावरमेंट, वीमेन के एम्पावरमेंट के लिए कई प्रकार के स्टेप्स लिए। और इसी के साथ
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। थैंक यू। प्लीज आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ये कंप्लीटली एक एजुकेशनल चैनल है। यहाँ आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू।